वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। मैं डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज लॉन्ग अवेटेड वीडियो ऑन गौतम अडानी लेके मैं आपके सामने प्रस्तुत होता हूँ। मेरे पास बहुत सारे मेरे दोस्तों की रिक्वेस्ट आई। मेरे व्यूअर्स ने मेरे से कहा कि सर, आप इस अडानी के शेयर्स के बारे में क्या कहना चाहते हैं और आपको अडानी ग्रुप का फ्यूचर क्या नजर आता है। तो मैंने सोचा कि आज एक विशेष एस्ट्रो फाइनेंशियल वीडियो बनाया जाए, जिस वीडियो के अंदर तीन मेजर कंपोनेंट है। पहला, क्योंकि गौतम अडानी इस ग्रुप के सर्वे सर्वा हैं और गौतम अडानी ने ही इस ग्रुप को स्क्रैच से यहाँ तक पहुँचाया है, तो गौतम अडानी की जन्म कुंडली से क्या हमें ये पता लग सकता है कि अडानी ग्रुप का फ्यूचर क्या है। क्या किसी व्यक्ति विशेष की कुंडली के कारण देख के हमें उस फाइनेंशियल कंपनी का या उस कंपनी के फ्यूचर फाइनेंसेस के बारे में कोई ओपिनियन बना लेनी चाहिए? क्या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने चाहिए? बिल्कुल लेने चाहिए। यही ब्यूटी है एस्ट्रो फाइनेंसेस की, एस्ट्रो फाइनेंशियल टेक्निकल एनालिसिस। चार्ट को सब कुछ वो पहले से पता होता है जो हम और आपको नहीं पता होता है। ये तो प्योर टेक्निकल एनालिसिस है। और सारे व्यक्ति आसमान में जो ग्रह नक्षत्र चल रहे हैं उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं और उनके इन्फ्लुएंस होने के कारण हमें हमारे जीवन में उतार चढ़ाव महसूस होते हैं। वही उतार चढ़ाव उन कंपनियों के जन्म कुंडली से और उस कंपनियों के मालिकों की जन्म कुंडली से देखे जा सकते हैं। आइए आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गौतम अडानी, द कंट्रोवर्शियल इंडियन बिलियनर, जिनका जन्म 1962 में हुआ था और उन्होंने एक इतना बड़ा मल्टी नेशनल इंडियन एम्पायर, इंडियन पावर हाउस क्रिएट कर दिया है। और उनके साथ में बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी जुड़ी रहती हैं और उनकी कंट्रोवर्सीज के चलते उनकी कंपनियों के शेयर भाव के अंदर रोलर कोस्टर राइड होती है। और उन रोलर कोस्टर राइड से हमको ये देखना है कि हम उनका फायदा उठा सकते हैं या नहीं। गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था, एक गुजराती जैन फैमिली के अंदर। सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि ये बंदा कॉलेज का ड्रॉप आउट है। 1978 के अंदर इन्होंने कॉलेज छोड़ दिया था और इन्होंने मुंबई के अंदर जाके डायमंड बिजनेस के अंदर डायमंड सॉर्टिंग का काम करने लगे। डायमंड सॉर्टर बन गए 78 के अंदर। ये ईयर्स का थोड़ा आप लोग ध्यान रखें, ये अपन एस्ट्रोलॉजी के समय इन ईयर्स को वापस रिविजिट करेंगे। और वो वहाँ से धीरे धीरे प्रोग्रेस करते करते आज अडानी ग्रुप का जो एम्पायर है वो अगर हम देखें तो उसके अंदर अडानी एंटरप्राइजेज, अडानी पोर्ट, अडानी पावर, अडानी ट्रांसमिशन, अडानी गैस, अडानी हेल्थ केयर, अडानी एनडीटीवी, अडानी विल्मर, अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी, ऐसी कंपनियों की कमी नहीं है। हवाई जहाज, एयरपोर्ट्स, मिसाइल्स, ड्रोन्स, अडानी डिफेंस, मतलब आप नाम ले जिसके अंदर अडानी ने अपनी
पहुंच, डाटा सेंटर्स में उसने अपनी पहुंच नहीं बनाई। सिंगल फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन, और यहां तक पहुंच गया। अब मेरा मानना है इनकी कुंडली देखने के बाद कि वर्ल्ड का नंबर वन बिजनेसमैन बनेगा, वर्ल्ड का सबसे अमीर आदमी बनेगा। 1981 के अंदर ये अपने ब्रदर के साथ में प्लास्टिक फैक्ट्री मैनेज करते थे अहमदाबाद में। 85 में इन्होंने, 1985 इंपॉर्टेंट ईयर याद रखिए, इन्होंने इंपोर्ट करना शुरू किया प्राइमरी पॉलीमर्स यानी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। और 1988 के अंदर इन्होंने अडानी एक्सपोर्ट को इस्टेब्लिश किया, जो आज की तारीख में अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है। ये अडानी एंटरप्राइजेस अडानी ग्रुप की फ्लैगशिप मदर कंपनी है। एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इनका फोर्टे है। इंडिया के अंदर दुनिया इनका नाम नरेंद्र मोदी के साथ जोड़ती है, और अमेरिका में अब इनका नाम डोनाल्ड ट्रंप के साथ जोड़ा जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग। अडानी ग्रुप का एक्सपेंशन कैसे हुआ? 85 के अंदर शुरू हुआ, 88 के अंदर इन्होंने अडानी एक्सपोर्ट करा। 94 के अंदर इन्होंने मुंद्रा पोर्ट लिया। मुंद्रा पोर्ट बीजेपी की गवर्नमेंट में नहीं लिया, इन्होंने कांग्रेस की गवर्नमेंट के समय में इनको मुंद्रा पोर्ट मिला। और मुंद्रा पोर्ट के लेने के बाद एसईजेड का इनको लाइसेंस मिला। ये इंडिया का एकमात्र पोर्ट एसईजेड है, और भारत के कंटेनर शिपमेंट का मोर देन 40% इसी पोर्ट से हैंडल होता है। 1996 में इन्होंने अडानी पावर के स्टेब्लिश किया। 2006 में ये पहली बार पावर जनरेशन्स में आए। 2009 से 12 के बीच में एबर्ट पॉइंट पोर्ट एंड द चर्मी चैल कोल माइन ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने ली। 9 से 12। राइज इन वेल्थ, फैब 2022 में एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन बन गए। एक बार इन्होंने 2022 में मुकेश अंबानी जी को भी पीछे छोड़ दिया। अगस्त 2022 के अंदर ये तीसरे सबसे वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट, फॉर्च्यून लिस्ट में आ गए। अभी नवंबर 2024 में ये वर्ल्ड के 25th रिचेस्ट पर्सन है, और इनकी अप्रोक्सीमेटली 60 बिलियन की ग्लोबल नेट वर्थ है। अडानी जी जीवन के अंदर मल्टीपल लीगल इश्यूज शुरू से रहे हैं, और उन लीगल इश्यूज के कारण इनको कई बार प्रॉब्लम्स आई। 2002 में दिल्ली पुलिस ने चीटिंग की कंप्लेन पे इनको अरेस्ट किया, फिर बाद में रिलीज हुए। 2012 में एसआईएफओ कंप्लेन थी क्रिमिनल ट्रांसपेरेंसी की, 14 के अंदर इस वाले केस से ये डिस्चार्ज हो गए। 2020 में मुंबई के सेशन कोर्ट ने इनको क्लीन चिट दी। हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पेश की जनवरी 2023 में। हिंडनबर्ग ने एक इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट, हिंडनबर्ग क्या था, हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट पेश करता है, उससे पहले वो लोग शॉर्ट करते हैं बाजार को, और फिर उस कंपनी के खिलाफ न्यूज प्लांट करते हैं, और यही उनका मोडस ऑपरेंडी ऑफ अर्निंग है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, या मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ। ये हिंडनबर्ग खुद मानता है कि वो ऑल अक्रॉस वर्ल्ड इसी तरीके से कंपनियों के खिलाफ रिपोर्ट्स पेश करके पैसा बनाते हैं। उन्होंने इंडिया के अंदर अडानी को पहले शॉर्ट किया उन्होंने, और उसको शॉर्ट करने के साथ में उसके खिलाफ ही एक रिपोर्ट पेश की, और रिपोर्ट पेश करते ही इस शेयर्स के अंदर धमाकेदार सेल हुई, और ऑलमोस्ट 3,500 से शेयर का भाव गिर के 1,000 तक आ गया। इतनी ज़्यादा वेल्थ इरोज होने के बाद भी अडानी ग्रुप के स्टॉक्स के अंदर $45 बिलियन का झटका लगा। अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को मेलिशियस एंड थ्रेटन लीगल एक्शंस करके इन्होंने इसको बेसलेस बताया। इंडिया की सेबी और जितनी एजेंसियों ने एक और बाद में इसके ऊपर जांच करी, उन्होंने भी इनको क्लीन चिट दी। इनफैक्ट इनको कोर्ट से भी क्लीन चिट मिल चुकी है। क्लीन चिट सारी दुनिया इनको दे चुकी है, क्योंकि वो जो 1,000 रुपये का अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर था, वो 3,500 रुपये तक बढ़ गया।
जिस समय अडानी एंटरप्राइजेज का शेयर 1,000 रुपये के करीब था, तब हमने हमारे ट्विटर हैंडल जयपुर अरुण पे उसकी बाय रिकमेंडेशन दी थी, टेक्निकल चार्ट को देखते हुए। और उस टेक्निकल चार्ट की जो बाय रिकमेंडेशन थी, उसका टारगेट हमने उसी समय दे दिया था कि ये 7,000 रुपये टच करेगा। 3,500 रुपये के बाद में इसका प्राइस कंसोलिडेट होता रहा, और अचानक एक नई कंट्रोवर्सी, ब्राइबरी चार्ज इंडिया के अंदर अपोजिशन की गवर्नमेंट्स को अडानी ने ब्राइब दे के पैसा, प्रोजेक्ट्स लिए। इस बात के लिए अमेरिका की एक निचली अदालत के अंदर इन पे केस हुआ, और उसके चलते शेयर्स के भाव वापस गिरे। एक बार फिर आपको अडानी एंटरप्राइजेस बाय करने की अपॉर्चुनिटी मिली। बहुत सारे लोगों का मानना है कि अडानी के शेयर्स जीरो हो जाएंगे, और अडानी का पूरी वेल्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और अडानी साहब को जेल जाना पड़ेगा। अगर ऐसा होता है तो ये शेयर वास्तव में सच में काफ़ी नुकसान होगा इसको। अपन आगे चल के देखते हैं कि इसके अंदर और क्या होगा। अडानी जी को बदनाम किया जाता है इनके पॉलिटिकल कनेक्शंस के साथ। इंडिया के अंदर जैसे हर बिजनेसमैन के पॉलिटिकल कनेक्शन होते हैं, इनके, चूंकि ही बिलोंग्स टू गुजरात एंड नरेंद्र मोदी सर्व एज ए चीफ मिनिस्टर 15 years इन गुजरात, ही हैज़ अ वेरी गुड रिलेशनशिप्स विद हिम। तो पॉलिटिकल टाइज के कारण इनके ऊपर मल्टीपल क्रोनी कैपिटलिज्म के एक्विजिशंस लगते हैं, प्लस इनका ब्रदर जो कि फॉरेन के अंदर रहता है, और वहाँ से इनको रीरूटिंग ऑफ मनी और उन्हीं की कंपनियों के अंदर पैसा लगाने के भी आरोप लगते हैं। बिजनेस, अडानी ग्रुप का बहुत डाइवर्सिफाइड बिजनेस है। पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशंस, पोर्ट एंड कोल्स माइंस से लेके सीमेंट फैक्ट्री, डिफेंस, पर्सनल लाइफ। इन्होंने प्रीति वोरा जी से शादी की, जो कि एक डॉक्टर, एक डेंटिस्ट है, 1986 के अंदर। इनके दो बच्चे हैं, और दोनों बच्चों ने दो बड़े बड़े कंपनियों की जिम्मेदारियां संभाल रखी है, और इनके हैंड टू हैंड इनके साथ रहते हैं। इनके ब्रदर और उनका बच्चा भी इनके साथ में काम करते हैं, और इनकी इम्पोर्टेंट बिजनेसेस के को गवर्न करते हैं। इस तरह से ये कंपनी अडानी एंटरप्राइजेज एक तरह से फैमिली के अंदर क्लोज निट कंपनी की तरह बिहेव करती है। इनके दोनों सन, करण और जीत, दोनों अडानी ग्रुप्स के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशंस के ऊपर हैं, और वो अडानी ग्रुप्स को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की दे रहे हैं। इनकी वाइफ प्रीति अडानी फाउंडेशंस को चलाती है, जो कि एक फिलैंथ्रोपिक आर्म है अडानी ग्रुप की, और चैरिटी का काम करते हैं। सक्सेशन प्लान, सक्सेशन प्लान के बाद में, सक्सेशन प्लान के बाद में हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि अडानी ग्रुप का फ्यूचर क्या हो सकता है। अडानी ग्रुप को कंट्रोवर्सीज में और इंटरेस्टिंग कंट्रोवर्सीज भी हैं। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि गौतम अडानी का 1998 में किडनैपिंग हो गई थी। अडानी साहब और उनके एसोसिएट शांतिलाल पटेल को किडनैप कर दिया गया था, और उनको एक अच्छी खासी रैंसम देने के बाद में छोड़ा गया। फॉर्मर गैंगस्टर फजलुर रहमान एंड भोगीलाल दर्जी को किडनैपिंग का चार्ज दिया गया। 2018 में एक्यूज एक्विंटेड हो गए आफ्टर अडानी एंड पटेल फेल्ड टू अपियर फॉर डिस्पोजिशन। उन्होंने इसको आगे केस को परस्यू नहीं किया। मुंबई के टेरर अटैक के समय अडानी साहब ताज होटल के अंदर मौजूद थे। एक बार फिर वो बच गए, जिसे लकी गाय। ताजमहल में डिनर कर रहे थे उस समय टेररिस्ट अटैक हुआ। ड्यूरिंग अटैक ये होटल की किचन के अंदर और होटल के टॉयलेट्स के अंदर छुप के इन्होंने अपनी जान बचाई।
और नवंबर 27 को 26 नवंबर को ये होटल के अंदर रात को 10 बजे पहुंचे थे, और 27 नवंबर को सुबह 8:45 पर होटल से सेफली ये बाहर निकले। लिगेसी एंड इम्पैक्ट, अडानी साहब की इस ब्यूटीफुल जर्नी को, रेग से रिच की कहानी को, हम एक कॉलेज ड्रॉप आउट का इस लेवल तक पहुंचने की मेहनत कश कहानी को हम क्या सीख सकते हैं? पॉजिटिव, ही क्रिएटेड जॉब, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया इन्होंने बहुत मैसिव, फ्रॉम ब्यूटीफुल एयरपोर्ट्स टू ब्यूटीफुल पोर्ट्स, मैसिव सीमेंट फैक्ट्रीज, मैसिव कोल लाइंस, पावर ट्रांसमिशन लाइंस, और अडानी ग्रुप बहुत सारी चैरिटी भी करता है। नेगेटिव्स क्या है? क्रोनी कैपिटलिज्म का आरोप लगाए, एनवायरमेंटल कंसर्न्स इनके प्रोजेक्ट्स के ऊपर रखा गया है, स्टॉक मैनिपुलेशंस के आरोप रहे, ब्राइबरी के चार्जेस लगे। दीज आर द कंट्रोवर्सीज। मैंने आपको ये सारी कहानी इस पीपीटी के अंदर क्यों बताई? ये इसलिए बताई कि हम, जो लोग गौतम अडानी को या गौतम अडानी की कंपनीज को अच्छे से नहीं जानते, हम उनकी लाइफ को बारे में थोड़ा सा पता कर लें कि उनकी लाइफ क्या है, फिर अपन उनकी जन्म कुंडली को आगे की तरफ खगालते हैं कि हमको गौतम अडानी की कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। गौतम अडानी की $60 बिलियन की वेल्थ है, और ये फोर्ब्स की करंट लिस्ट के अंदर 24वें और 25वें पायदान पे है। आइए, गौतम अडानी के ऊपर आज वीडियो इसलिए भी बनाया मैंने कि कल गौतम अडानी साहब जयपुर के अंदर आए हुए थे, और जयपुर में आने के बाद में उन्होंने एक बहुत अच्छी स्पीच दी उन्होंने। अगर वो मैं मिलती है तो मैं आप लोगों को सुनवाता हूँ। अडानी इन जयपुर। उन्होंने जयपुर के अंदर बोला कि एवरी अटैक मेक अस स्ट्रॉन्गर एंड एवरी ऑब्स्टिकल अ स्टेपिंग स्टोन फॉर अस। ये पहली बार यूएस के चार्जेस लगने के बाद में इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है। और today estimate to being able to establish the world's largest single site thermal power generation capacity, to building the world's largest coal import terminal, to being the first in India to build the first private HVDC line, to making India's largest ever investment in an OECD country, to operating India's largest network of airports, to investing in a port in Israel and making a bet on the future of the India Middle East corridor, to the redevelopment of the world's largest slum. As we took these journeys, going beyond our comfort zone, we discovered other new possibilities. Had we remained satisfied with the status quo, who dared to see beyond the present and who recognized that today's limits are at tomorrow's starting points. 4 साल की मेहनत, 700 से ज्यादा टेस्ट फ्लाइट्स, लग रहा था राइट नहीं रॉन्ग ब्रदर्स है, पर फाइनली प्लेन उड़ा ही दिया हम। राइट ब्रद? Instead, they have defined us. They have made us
part of 4 साल की मेहनत, 700 से ज्यादा टेस्ट फ्लाइट्स, लग रहा था राइट नहीं रॉन्ग ब्रदर से, पर फाइनली प्लेन उड़ा ही दिया हमने, राइट ब्रदर? अडानी साहब की इस ब्यूटीफुल स्पीच को मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाया कि आपको ये समझ में आए कि उनके बोलने का अंदाज कैसा है। अब आप कहोगे कि यार इस बात की क्या जरूरत है। इस बात की जरूरत इसलिए क्योंकि मेरे पास में अडानी साहब का कोई बर्थ चार्ट नहीं अवेलेबल है। जो बर्थ चार्ट अडानी साहब के इंटरनेट पे अवेलेबल है, इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जैसे कि एस्ट्रोसेज के ऊपर और कुछ और चार्ट्स, मैं उनको स्क्रीन कर रहा था तो मुझे अडानी साहब के 3 बर्थ चार्ट दिखे थे। उसमें एक बर्थ चार्ट के अंदर अडानी साहब की लग्न राशि सिंह आ रही है और जो सूरज है वो इनकी लाभ भाव में आके बैठा हुआ है। दूसरी जन्म कुंडली के अंदर लगन राशि कन्या आ रही है, विर्गो, और इनका जो विर्गो का लॉर्ड है वो 9th हाउस भाग्य में आके बैठा हुआ है। और तीसरी कुंडली के अंदर लगन राशि वीनस आ रही है और वीनस इनके 3rd हाउस में बैठा हुआ है। अब सवाल उठता है इन तीनों में से कौन सी जन्म कुंडली सही है। इसको हम कैसे असेस कर सकते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको इनकी ओवरऑल लाइफ के बारे में बताया और इनकी एक आवाज सुनाई, इनके बोलने का तरीका, मैनरिज्म और कॉन्फिडेंस कितना है वो आपको बताया। आइए अडानी साहब के बारे में कुछ चीजें और जानते हैं, फिर इनकी जन्म कुंडली को डिस्कस करेंगे। ये अपन एक काम करते हैं, पहले जन्म कुंडली डिस्कस करते हैं, फिर इस बात को अडानी ग्रुप के फंडामेंटल्स और टेक्निकल को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बर्थ चार्ट ऑफ अडानी। गौतम अडानी साहब की बर्थ कुंडली, ये जो मेरे टैब के ऊपर जो कुंडली है, ये मैंने इन तीनों कुंडलियों में से स्टडी करने के बाद में पाया है कि ये कुंडली सबसे एक्यूरेट है। अगर हम माने कि अडानी साहब की इस कुंडली को सही माना जाए, जिसके अंदर इन्होंने बर्थ टाइम दोपहर का 12 बजे रखा है, जिन लोगों का बर्थ टाइम पता नहीं होता है तो जो एस्ट्रोसेज की कुंडली होती है वो दिन के 12 बजे का टाइम डाल के उस कुंडली को बना देती है। एक्यूरेसी बहुत कम होती है। 12 बजे की कुंडली में लग्न राशि सिंह आ जाएगी। सिंह राशि का होने के कारण और सिंह सूरज का लाभ भाव में पहुंचने के कारण, सूरज की एक ब्यूटी है, वो जिस भाव में रहता है उस भाव को बर्न कर देता है। बहुत पावरफुल प्लैनेट है। तो इसलिए जिस भाव में सूरज होता है तो यूजुअली उस भाव के रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं मिलते। तो अडानी साहब को जब $60 बिलियन की वेल्थ है तो मुझे सूरज की पोजीशन को इस भाव के अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। सेकंड, जिनकी लग्न राशि सिंह होती है और सूरज लाभ भाव में बैठा होता है तो वो आदमी बहुत एरोगेंट होता है। सूरज चूंकि राजा है तो उसमें राजसी गुण होंगे। वो है ना ओवर्टली सामने आके बिल्कुल राजा की तरफ बिहेव करेगा, जो कि गौतम अडानी बहुत डाउन टू अर्थ आदमी है, कभी मीडिया में और उसके सामने बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं और जमीन से जुड़े हुए कॉलेज ड्रॉप आउट है वो। तो इसलिए मुझे ये नहीं लगता कि यार इनका ये लग्न होना चाहिए। सेकंड, दूसरी कुंडली एक ऐसी है जिसके अंदर वीनस लग्न बताया हुआ है। वीनस लग्न बताने के बाद में और लगन के अंदर मरकरी बैठा हुआ है वीनस के अंदर, तो ये बिजनेस माइंड बनाता है। लेकिन इस वीनस को की जो लग्न लॉर्ड की प्लेसमेंट है वो 3rd हाउस में है। 3rd हाउस आपके एफर्ट्स का हाउस है, उसमें राहु के साथ है। इस कुंडली के हिसाब से यह आदमी ग्लैमर और मूवीज और फिल्म एक्टर होने की पूरी संभावना है।
जो अपन गौतम अडानी जी को देखते हैं तो अपने को लगता नहीं कि यार ये आदमी इतना ज्यादा मीडिया लाइमलाइट के अंदर रहना पसंद करता है। और अभी इन्होंने रिसेंटली एनडीटीवी को एक्वायर किया है, लेकिन स्टिल इनका कोई बहुत ज़्यादा टेलीविजन और उसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो इसलिए ये पोजीशन भी मेरे को इनकी सूट नहीं करती है। अब आ जाते हैं अपन थर्ड कुंडली पे। ये कुंडली के अंदर लग्न इनका वर्गो है, कन्या राशि है। कन्या राशि का है और लग्न का मालिक भाग्य में आके बैठा हुआ है। और लग्नेश कौन है? बुध है। बुध क्या है? बिजनेस का मालिक है और भाग्य में आके बैठ गया। तो ये जो भी बिजनेस करेंगे उसके अंदर ये लकी है, बात फिट हो रही है। तीसरा, विर्गो लग्न के जो लोग होते हैं वो व्यवहार कुशल होते हैं। और अडानी साहब भी क्या है, बहुत व्यवहार कुशल है। चाहे कांग्रेस की गवर्नमेंट हो चाहे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, इनके बहुत अच्छे वेल कनेक्टेड कनेक्शन है। इसको अपन इसी बात से समझ सकते हैं कि पिछले ऑलमोस्ट 25 साल से, जब पीएम मोदी साहब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उनके साथ इनका नाम जुड़ रहा है। और इन पे अभी जो रिसेंटली एलिगेशंस लगे हैं, वो एलिगेशंस अपोजिशन की गवर्नमेंट को ब्राइब करके प्रोजेक्ट लेने के लगे हैं। मोदी साहब के प्राइम मिनिस्टरशिप के होने के बाद दिन रात कांग्रेस द्वारा अडानी को लेके मोदी साहब पे हमला करने के बावजूद भी राजस्थान में कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ में मिलके इन्होंने प्रोजेक्ट्स लगाए। छत्तीसगढ़ के अंदर कांग्रेस गवर्नमेंट के साथ मिलके प्रोजेक्ट लगाए। ये बात अपने आप में ये बताने के लिए पूरी है कि ये आदमी कितना व्यवहार कुशल है और इसका कितना कनेक्शन अच्छा है। ये कुंडली सही है, इसका एक कारण ये सूरज की पोजीशन इसके वर्किंग प्लेस पे 10th हाउस के अंदर सन आ गया है। 10th हाउस का सन क्या कहता है कि आदमी या तो गवर्नमेंट के अंदर बड़ी पोजीशन में होगा या गवर्नमेंट से उसको लाभ होगा। आप इससे ज्यादा अपन क्या क्या गवर्नमेंट से लाभ की उम्मीद कर सकते हैं कि हर स्टेट गवर्नमेंट का चीफ मिनिस्टर, हर भारत का प्रधानमंत्री, अमेरिका का प्रधानमंत्री भी आज गौतम अडानी के साथ में बहुत अच्छे मधुर संबंध रख के बैठा। गौतम अडानी का संयुक्त अरब अमीरात के साथ, यूएई के यूएई के जो बादशाह लोग हैं उन लोगों के साथ में, शेखों के साथ में ये बहुत अच्छे रिलेशन है। ये इस बात से पता पड़ता है कि दुबई का जो सबसे बड़ा सोवरेन इन्वेस्टमेंट फंड है, वो उसने गौतम अडानी को हिंडनबर्ग क्राइसिस के समय बेल आउट किया। इस कंट्रोवर्सी, अमेरिका की कंट्रोवर्सी के बाद उन्होंने ही सबसे पहले आके बोला कि हमारा गौतम अडानी पे अमेरिका के इंडेक्ट के बाद भी पूरा फेथ है और हम उनकी कंपनियों में आगे भी निवेश करते रहेंगे। मून के साथ में जुपिटर का होना गजकेसरी योग बनाता है। 10th हाउस के 5th हाउस के अंदर, जो कि एक केंद्र हाउस है, और 5th हाउस के अंदर स्वग्रही अ, शनि है जो केतु के साथ है। केतु मल्टीप्लायर है। और चूंकि 5th हाउस ऑफ स्टडी भी होता है, 5वां हाउस से हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं, 5वां हाउस से हम स्टडी भी देखते हैं। तो स्टडी को ब्रेक कर दिया इसने, केतु ने। ये बात भी इस कुंडली के फेवर में जा रही है। तो इस कुंडली के अंदर कई चीजें बहुत अच्छी हैं जो अपने को ये बताती हैं। और अगर अपन इसको डिस्कस करते रहेंगे तो अपने को एस्ट्रोलॉजी पूरी पढ़नी पड़ेगी। अभी हम उसको न फोकस करके हमारा एम ये है कि हम क्या ये पता कर सकते हैं कि इस एस्ट्रोलॉजी से ये डिसीजन हो जाए कि हम गौतम अडानी की कंपनी के अंदर निवेश करके फायदा कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते हैं। आइए
मैंने ये गौतम अडानी की कुंडली को थोड़ा सा टाइम रेक्टिफाई करके दोपहर के 12:30 बजे का टाइम कर दिया मैंने। 12:30 बजे का टाइम करने के बाद कारण ये कुंडली के अंदर लग्न इनका बदला नहीं है। लग्न सेम कन्या लग्न ही चलेगा। और कन्या लग्न का मालिक लाभ भाव में बैठा हुआ है, भाग्य में बैठा हुआ है। और भाग्य को मजबूत कर रहा है मरकरी। और भाग्य में बैठ के ये एफर्ट को देख रहा है, थर्ड हाउस को। इसलिए ये बहुत मेहनती मेहनतकश इंसान है। तीसरा, जो इनका 10th हाउस है, हाउस ऑफ वर्किंग, उसका लॉर्ड भी ये मरकरी है। 10 का लॉर्ड 9 में बैठना तो अ, भाग्य और कर्म दोनों का मिलना है। ये अपने आप में एक राजयोग है। 10th हाउस के अंदर सूरज का होना राजयोग है। राजा के से आपको हमेशा मदद मिलती रहेगी, गवर्नमेंट से आपको हमेशा मदद मिलती रहेगी आपके वर्किंग और बिजनेस के अंदर। भाग्य का मालिक कौन है? भाग्य का मालिक शुक्र है। शुक्र किसके साथ बैठ गया? सबसे पावरफुल कलयुग के प्लेनेट राहु के साथ बैठ गया है। कहाँ बैठ गया? लाभ भाव में बैठा हुआ है। इस लाभ भाव के अंदर जो शुक्र बैठा हुआ है 11th हाउस के अंदर, वो दोनों मिलके इनकी मनी को मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं, मल्टीप्लाई करे जा रहे हैं। और अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो ये इसको कहाँ तक पहुंचाते हैं। राहु कलयुग में असीमित दौलत देने वाला प्लेनेट है। और शुक्र राहु का मित्र है। क्यों मित्र है? क्योंकि राहु असुर है और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य है। तो ये राहु उनका सबसे फेवरेट शिष्य है। सबसे फेवरेट शिष्य इनकी सबसे इनका फेवरेट शिष्य सबसे बढ़िया लाभ की जगह पे आके शुक्र और साथ में राहु मिलके इनकी मनी और लाभ और प्रॉफिट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। एक अनदर इंपॉर्टेंट प्लेनेट मंगल, 8th हाउस। 8th हाउस क्या है? 8th हाउस इज ए हाउस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। स्वग्रही मंगल है। मेष राशि का उच्च का मूल त्रिकोण का मंगल सबसे पावरफुल। 8th का लॉर्ड 8th में होना अपने आप में विपरीत राजयोग है। ये जो विपरीत राजयोग है इनको फाइटर स्पिरिट देता है। ये किसी भी डैमेज कंडीशन के अंदर पहुंचेंगे उसके बाद ये वहां से निकल आते हैं। किडनैप हुए तो वहां से निकल आए। ये ताज के अंदर फंस गए टेररिस्ट अटैक में, वहां से निकल आए। इनके ऊपर हिंडनबर्ग का अटैक हुआ, वहां से निकल आए। इनके ऊपर अभी यूएस कोर्ट का एलिगेशन लगे, वहां से निकल आए। इससे पहले कई कोर्ट केस इन पे हुए, उन सब से निकल आए। तो ये पावरफुल मंगल सेनापति स्वग्रही ये यहां से बैठ के लाभ भाव के राहु और शुक्र दोनों को देख रहा है। तो ये दोनों को देखने से ये मल्टीप्लिकेशन का योग बना रहा है। ये जो गुरु और चंद्रमा का अपने आप में आना चंद्र कुंडली के अंदर गज केसरी राजयोग बना देता है। और इनके अंदर खूबसूरत घर, खूबसूरत मकान और खूबसूरत पारिवारिक पारिवारिक लाइफ, ये तीनों गज केसरी योग के कारण इनको मिल रही है। और ये जो गज केसरी योग है, ये योग शनि के घर के अंदर चंद्रमा है। 6th हाउस क्या है? लिटिगेशन का हाउस है। लिटिगेशन इसीलिए इनके ऊपर होते हैं, कंट्रोवर्सी होती है। और गुरु की एक खास बात है, वो 6th हाउस में अपने आप को अच्छा नहीं फील करता है। 6th हाउस के अंदर जब गुरु बैठा होता है तो वो उस हाउस के अंदर गुरु जिस जगह को देख रहा है उस जगह पे अपनी अमृत दृष्टि डालता है। और जहाँ बैठा होता है इतना भारी प्लेनेट है कि वो जहाँ बैठ जाता है तो उस जगह को वो दबा देता है। तो इसके कारण ये इनके ऊपर कर्जा भी बहुत होता है। और
इनके ऊपर लिटिगेशंस एंड कंट्रोवर्सीज भी बहुत होती है। यहां से बैठ के गुरु इनके वर्किंग को देख रहा है, जो अमृत दृष्टि पहुंचा रहा है, इनकी वर्किंग कभी नुकसान में नहीं रहेगी। यहां से बैठ के गुरु इस 12th हाउस को देख रहा है, तो इनको स्पिरिचुअली इंक्लाइन कर रहा है और फॉरेन के अंदर वर्किंग के लिए इनको कर रहा है, क्योंकि इनके सुख का मालिक है और इनकी वाइफ 7th हाउस पार्टनरशिप का मालिक है। तो इनके पास में फॉरेन में पार्टनरशिप करने के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आएंगे और इनके फॉरेन के अंदर मकान भी होंगे, बहुत सारी प्रॉपर्टीज भी फॉरेन के अंदर रखेंगे, क्योंकि ये 4th हाउस का मालिक है। 4th हाउस से हम क्या देखते हैं? 4th हाउस से हम मकान, गाड़ियां, ये सब चीजें देखी जाती हैं। फिर हम अगर इसके बाद में इसको ये तीसरा यहाँ बैठ के किसको देख रहा है? ये तीसरा यहाँ से बैठ के स्टोर इनकम को देख रहा है। तो जो वीनस यहाँ बैठने के कारण स्टोर इनकम को देख रहा है, वो इनकी इनकम को, चूंकि वीनस की दृष्टि क्या कहलाती है? वीनस की दृष्टि हमेशा अमृत दृष्टि कहलाती है। अमृत दृष्टि कहाँ पड़ रही है? इनकी वर्किंग पे पड़ रही है, इनके फॉरेन कनेक्शंस के ऊपर पड़ रही है, फॉरेन पार्टनरशिप्स पे पड़ रही है, और इनकी स्टोर इनकम के ऊपर पड़ रही है। स्टोर इनकम पे पड़ने के कारण और प्लस लाभ किस किस से हो रहा है आपको? वीनस से हो रहा है और ये हो रहा है। ये जो कॉम्बिनेशंस है, ये कॉम्बिनेशन इनको अकूत दौलत प्रोवाइड कर रहे हैं। फिर हम यहाँ पे देखें तो एक रिट्रोग्रेड शनि विद मल्टीप्लायर केतु के साथ बैठा है, जो आपके प्रॉफिट को देख रहा है। अब ये देखो आप, फॉर्चुनेट इंसिडेंस, शनि शनि देख रहा है किसको? शनि देख रहा है वीनस को। और शनि राहु एक जैसे होते हैं, शनि और राहु एक दूसरे को देख रहे हैं, और ये दोनों देख के एक दूसरे की पावर्स को एनहांस कर रहे हैं। केतु मल्टीप्लायर होता है, केतु इसको मल्टीप्लाई कर रहा है, और यहां से बैठ के ये भी इसको देख रहा है। वीनस यहाँ बैठा है और मरकरी जो इनका लग्न लॉर्ड है यहाँ बैठा है भाग्य में। कर्माधिपति धर्माधिपति राजयोग, 9th और 10th का कनेक्शन, विपरीत राजयोग मंगल के कारण, गज केसरी राजयोग गुरु और चंद्रमा के कारण। ये योग शनि और केतु, चूंकि ये रिट्रोग्रेड शनि स्वग्रही है, तो आपको चंद्र राशि से 12th में आ गया है। 12th में आके केतु मोक्ष कारक हो जाता है, तो ये भी एक तरह का इनको स्पिरिचुअली इंक्लाइन कर रहा है, इसलिए ये हमेशा गरीबों की मदद करते होंगे। और इन्होंने अपने जीवन के अंदर लोगों की बहुत मदद की है, और उसका रीजन है क्योंकि शनि का केतु के साथ होना। शनि और केतु जब भी होते हैं, केतु क्या है पता, केतु राहु का नीचे का धड़ है, लेकिन चूंकि उसके अंदर न अमृत गया है और न उसके पास कोई इंद्रिय है, तो इसलिए वो बड़ा स्पिरिचुअल है और देवता माना जाता है इसको एस्ट्रोलॉजी के अंदर। तो ये सारे प्लैनेट्स मिलके हमें ये बता रहे हैं कि गौतम अडानी की कुंडली के अंदर असीमित धन का राजयोग है। ही इज ए ट्रू फाइटर। हिज लाइफ लग्न जो असेंडेंट है, वो इसके लाभ भाव में बैठा हुआ है। जो असेंडेंट है वही इनका कर्मेश भी है, 10th हाउस का लॉर्ड भी है। 1st हाउस एंड 10th हाउस का लॉर्ड 9th में बैठा हुआ है। ये केंद्र और त्रिकोण, ये केंद्र और ये त्रिकोण में आके बैठने के कारण केंद्र त्रिकोण राजयोग हो गया। तो आपको, चूंकि 1st हाउस केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, और 9th हाउस त्रिकोण है, और 10th हाउस केंद्र है, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग, धर्मादि कर्माधिपति राजयोग। तो इतने बड़े राजयोग लेके बैठा हुआ ये आदमी को अंदर हम
इसकी कंपनियों में इन्वेस्ट करें तो आगे फायदा होगा कि नहीं होगा, ये तो दिखा ही रहा है। वही उसकी वेल्थ को देख के और इस कुंडली को देख के, इन सारे डाटा को देखने के बाद हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि गौतम अडानी एक रिच आदमी है। अब सवाल उठता है, क्या इसकी वेल्थ आगे भी बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी, हम इसको डिस्कस करते हैं। मैंने आपको पहले भी बोला था कि 1985 को याद रखिएगा। जो हमारी पीपीटी थी, मैं एक बार वापस आपको उस पीपीटी पे ले चलता हूँ। उस पीपीटी के अंदर 1962 के अंदर ये बॉर्न हुए हैं, 78 के अंदर मुंबई के अंदर सॉर्टर थे, और 1981 के अंदर ब्रदर की कंपनी के अंदर इन्होंने प्लास्टिक यूनिट अहमदाबाद में काम किया, और 1985 के अंदर इन्होंने इंपोर्ट करना शुरू किया प्राइमरी पॉलीमर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। 1985 के अंदर मरकरी की महादशा शुरू हुई, जो इनका लग्नेश है, इनका कर्मेश है, और भाग्य में बैठा हुआ है। 1985 से 2002 तक। 1988 के अंदर इन्होंने, 85 के अंदर मरकरी की दशा हुई, 88 के अंदर इन्होंने अडानी एक्सपोर्ट की शुरुआत की, जो कि आज अडानी एंटरप्राइजेस बन गई है। 94 के अंदर इन्होंने मुंद्रा पोर्ट बना दिया। 96 के अंदर अडानी पावर बना दी, और 2006 के अंदर आके इन्होंने पावर जनरेशन के अंदर, और 9 से 12 के बीच में ऑस्ट्रेलिया के माइंस के अंदर इन्होंने किया। तो इससे ये साबित होता है कि इनके लग्नेश और कर्मेश, जो कि मैंने कुंडली आपको सामने बताई, वही कुंडली एक्यूरेट है, और इनकी इस दशा में इनको असीमित बिजनेस ग्रोथ हुई, और इस अकूत बिजनेस ग्रोथ के कारण अडानी साहब दिन दुनी रात चौगनी तरक्की करने लगे। फिर आया 2002 से 2009 का पीरियड, जो कि केतु है। 2000, सॉरी, ये मरकरी की जो दशा थी, इन्होंने एक्सेलेंट थे, इन्होंने इनके बिजनेस को एक्सपेंड किया, और उसके बाद 2002 से 2009 का पीरियड कैसा रहा? 2002 से 2009 के पीरियड के अंदर इनके केतु की महादशा में भी इन्होंने अपनी ग्रोथ को कहीं भी छोड़ा नहीं, क्योंकि केतु इनके लाभ भाव को देख रहा है। यहाँ से बैठ के शनि के साथ, स्वग्रही शनि के साथ है, मल्टीप्लायर है, बिजनेस और एक्सपेंड होता चला गया। इसको आप ये देखो, अडानी पोर्ट, अडानी पोर्ट को अगर हम ये देखें कि इनको कितना ग्रो किया, पोर्ट्स एंड टर्मिनल, पोर्ट्स एंड टर्मिनल पे जाएंगे तो मुंद्रा पोर्ट, दहेज पोर्ट, मारमोगांव पोर्ट, कुट्टुपल्ली पोर्ट, धर्मा पोर्ट, गंगावरम पोर्ट, कराईकैल पोर्ट, ट्यूना टर्मिनल, हजीरा पोर्ट, वि वाइजिंगम पोर्ट, जो कि त्रिवेंद्रम में है, ये इंडिया का इकलौता ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है।
एनोरा टर्मिनल, कृष्णपट्टनम पोर्ट एंड दिघी पोर्ट जो कि मुंबई के अंदर है। गुजरात में मुंद्रा, मुंद्रा के पास में दहेज, और दहेज और उसके पास में हजीरा, ये तीन इंपॉर्टेंट पोर्ट उन्होंने कांडला और खंबात की खाड़ी के अंदर है इनके पास। और यहाँ से ये मिडिल ईस्ट को बहुत आसानी से फोकस कर सकते हैं। इन्होंने एक कॉस्ट लाइन पे एक सीमेंट फैक्ट्री को भी एक्वायर किया। उस सीमेंट फैक्ट्री के एक्वायर की ब्यूटी पता है क्या है? उसके अंदर एक सीमेंट ट्रांसपोर्टेशन का पोर्ट है। मतलब समुद्र तट पे एक कंपनी है और उनके पास उनका खुद का कंपनी का प्राइवेट पोर्ट है, जहां से वो सीमेंट को वो या तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, या वो इंडिया के अंदर ही अदर पोर्ट्स के ऊपर थ्रू सी रूट वो ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, और उससे सीमेंट की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी कम हो जाएगी। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, सीमेंट बिजनेस अडानी पोर्ट के अंदर आता है, पोर्ट एंड एसईजेड का पार्ट है ये। अब ये अपने को पता लग गया कि यार इन्होंने अडानी साहब की इस कंपनी ने बहुत अच्छा ग्रो किया। और अडानी पोर्ट के बाद में अपन चलते हैं इनकी पेरेंट कंपनी अडानी एंटरप्राइजेस के बिजनेसेस को देखते हैं। अडानी एंटरप्राइजेस के अंदर क्या क्या है? अडानी एंटरप्राइजेस में इंडिया और अब्रॉड के अंदर सारा माइनिंग बिजनेस है। ईडेबल ऑयल्स एंड फूड इसके अंदर है। दो फॉर्चून जो है वो अडानी विल्मर है। ये एक ऑलमोस्ट बैंकरप्ट कंपनी हो गई थी, जिसको अडानी ग्रुप ने खरीद के इसको रिवाइव किया है। सोलर मैन्युफैक्चरिंग अडानी एंटरप्राइजेज में है। जो सोलर पैनल ये मैन्युफैक्चर करता है, वर्ल्ड के सबसे बड़े ग्रीन एनर्जी, अडानी ग्रीन क्या है? अडानी ग्रीन एनर्जी का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। और लेकिन सोलर पैनल की मैन्युफैक्चरिंग अडानी एंटरप्राइज में है। रोड, मेट्रो एंड रेल नेटवर्क, एयरपोर्ट्स, इंटीग्रेटेड रिसोर्स मैनेजमेंट, एग्रो, डिफेंस एंड एरोस्पेस। इन्होंने इसराइल की एक कंपनी के साथ में टाइप कर रखा है, और उसके सहायता से ये इंडिया के अंदर ड्रोन्स बनाते हैं इंडिया और एक्सपोर्ट करने के लिए। अभी रिसेंटली जो इसराइल की लड़ाई चल रही थी, उसमें इजरायली कंपनी द्वारा बनाए गए सारे ड्रोन्स इसराइल को ही इन्होंने एक्सपोर्ट कर दिए। वाटर मैनेजमेंट, सीवरेज प्लांट, डाटा सेंटर, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा डाटा सेंटर अडानी इंडस्ट्री एंटरप्राइजेस के पास है। तो आप अपन अगर इसको खाली फंडामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें, तो अडानी पोर्ट एंड सीज, अडानी पोर्ट के अंदर तीन इनलैंड कंटेनर डिपो हैं। और इसके अंदर ये गुजरात के अंदर मल्टीपल पोर्ट्स को मैनेज करता है। इसके अलावा अडानी की पोर्ट के अंदर ये विजिंगम इंटरनेशनल सी पोर्ट है त्रिवेंद्रपुरम के अंदर। इस पोर्ट के अंदर ये अ, स- समुद्र के अंदर जो ट्रांसशिपमेंट होता है, जो बड़े शिप से जो कंटेनर्स होते हैं उनको छोटे शिप्स पे डाल के, या इस पोर्ट पे अनलोड करने के बाद यहाँ से छोटे शिप्स के सहायता से अदर प्लेसेस पे पहुंचाया जाता है। मुंद्रा हिंदुस्तान का ऑल वेदर डीप सी पोर्ट है, और ये मोर देन 45% को हैंडल करता है। वेस्ट पोर्ट, कृष्णपट्टनम पोर्ट, कराईकैल, हजीरा के अंदर ये एनर्जी के एलएनजी ट्रांसपोर्टेशन और पेट्रोल और डीजल एक्सपोर्ट के लिए बहुत बड़ा पोर्ट है। धमीरा पोर्ट है, दहेज पोर्ट है। आप ये देखोगे तो इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट सारी कोस्ट लाइन के ऊपर इनके पास में पोर्ट्स हैं। इंडिया के अलावा ये लोग विदेशों के अंदर, ये गोपालपुर पोर्ट उड़ीसा के अंदर है, तीघी पोर्ट है, ये मुंबई के नवी मुंबई में है। तो इन सब पोर्ट्स को आप ये देखोगे तो इसके अलावा इन्होंने श्रीलंका के अंदर एक पोर्ट लिया है, म्यांमार में ये एक पोर्ट लेने के अंदर है। उसके अलावा इन्होंने इसराइल के अंदर हाइफा पोर्ट ले रखा है। इसराइल के अंदर हाइफा पोर्ट के अलावा इन्होंने ग्रीस के अंदर ये 1.18 बिलियन में हाइफा अडानी का बिगेस्ट ओवरसीज पोर्ट एक्विजिशन था। इन्होंने हाइफा क्यों लिया? जब इन्होंने हाइफा लिया था तब इस
रोड कॉरिडोर के बारे में कोई नहीं जानता था। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर एक इतना इम्पोर्टेंट, जियोपॉलिटिकली इम्पोर्टेंट कॉरिडोर है। ये भारत से सारा एक्सपोर्ट यूरोप तक पहुंचाने के लिए। अब आप ये इसी देखिए, हम इस कोस्ट लाइन से मुंबई और यहाँ पे कांडला, जहाँ पे, और इसके बीच में अडानी के पास में 3 से 4 पोर्ट हैं। इन चारों पोर्टों से ये मिडिल ईस्ट के अंदर जलेबली, दुबई और जितने भी मिडिल ईस्ट कंट्री हैं इन सबको कैटर करेगा। वहां से ये एक ट्रेन कॉरिडोर है, रोड एंड ट्रेन कॉरिडोर है, जो कि संयुक्त अरब अमीरात से निकल के सऊदी अरेबिया से होता हुआ इसराइल वाया जॉर्डन इसराइल जा रहा है। इन सारी कंट्रियों के अंदर इस कॉरिडोर के लिए, आईएमईसी के लिए, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के लिए सारे एग्रीमेंट साइन हो चुके हैं। ये जो ट्रेन लाइन है ये ऑलरेडी बिछी हुई है। यहाँ तक हम सी कनेक्टिविटी हमारी बिल्कुल है। यहाँ पे इसराइल के अंदर इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद में ये हम हाइफा से वापस सी से ग्रीस पहुंच जाएंगे। ग्रीस से पूरा यूरोप वाया ट्रेन कनेक्टेड है। हमने पीरियस, जो ग्रीस का सबसे बड़ा सी पोर्ट है, इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड के अंदर 3 छोटे पोर्ट्स हैं जिसको भी अडानी ग्रुप ने एक्वायर किया है। उसके अलावा अडानी ग्रुप ने अलग अलग कंट्रीज के अंदर, यूरोप के अंदर कई सी पोर्ट्स के ऊपर अपनी प्रेजेंस शो कर रखी। इस तरीके से हम इंडिया से यूरोप तक अपना माल बिना किसी रुकावट के पहुंचा सकते हैं। संयुक्त अरब अमीरात और अबू धाबी के जो शेख हैं, उनका एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो ड्रीम प्रोजेक्ट है दुबई मुंबई अंडर सी टनल एंड ट्रेन लाइन। अगर ये हो और हो जाएगा, इससे वो वहां से इसके थ्रू इंडिया को पेट्रोल और डीजल भेजना चाहते हैं, क्रूड भेजना चाहते हैं, और भारत से मिडिल ईस्ट को वाटर ले जाना चाहते हैं, प्लस ट्रेन और रोड कनेक्टिविटी देना चाहते हैं अंडर सी। अगर ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट अगर हो जाता है, तो ये वापस हमारा पुराना जो गोल्डन सिल्क रूट है, वो रूट वापस एक्टिवेट हो जाएगा। कनेक्टिविटी एंड रोड, ये फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फ्यूचर डेवलपमेंट है जो कि नेक्स्ट 5 साल 10 साल के अंदर अपने को देखने को मिलेगा। तो अडानी ग्रुप की ये फंडामेंटल स्ट्रेंथ को अपन डिस्कस कर रहे हैं। हाइफा के बाद में अपन आ जाते हैं, ओवरसी पोर्ट एम्पायर्स जितने हैं वो लेना चाहता है अडानी ग्रुप। और इसके अंदर करण अडानी, जो कि अडानी पोर्ट के डायरेक्टर हैं, उनका विजन बहुत स्ट्रांग है और उन्होंने स्ट्रेटेजिक लोकेशंस में इंडिया की जो जियोपॉलिटिकल डिफेंस के हिसाब से जो होनी चाहिए वो सारी को भी कैटर कर रहे हैं। हम जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल जो चाइना ने भारत को घेरने के लिए बनाई, उसी टाइप के हम लोग मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका, और उसके बाद में हम अफ्रीका के अंदर पहुंच गए, नाइजीरिया के अंदर। इस तरीके से हमने कई कई म्यांमार, बांग्लादेश, इन कंट्रियों के अंदर भी हमारे पास में कई सी पोर्ट अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि हम आगे बढ़ाएंगे। गौतम अडानी का फ्यूचर विजन है, उन्होंने कहा है द मोर बोल्ड यू ड्रीम, द मोर द वर्ल्ड विल स्क्रूटनाइज यू। बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने। उन्होंने कहा है कि प्राइज ऑफ पायनियरिंग एंड अर्ज resilience इन परसुइंग द बोल्ड विजन, द बोल्डर योर ड्रीम्स द मोर स्क्रूटनी यू विल फेस। और उसके कारण इन सब से बीच में ये बंदा अपने जन्म कुंडली के 8th हाउस के अंदर जो स्ट्रांग मंगल है, जो इनको विपरीत राजयोग बताता है और इनको फाइट करने को
फाइटर स्पिरिट देता है, और उसके कारण एवरी अटैक मेक अस स्ट्रॉन्गर। गौतम अडानी ब्रेक साइलेंस ऑन यूएस एलिगेशन। गौतम अडानी की की जन्म कुंडली हमने देख ली, गौतम अडानी की कंपनियों के फंडामेंटल्स और उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में हमने एनालाइज किया। अब हम चार्ट्स पे बात करते हैं कि कंपनियों के चार्ट क्या क्या है। अडानी पोर्ट, ये अडानी पोर्ट का डेली चार्ट है। डेली चार्ट के ऊपर ये एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल है या शूटिंग स्टार है। अपन इसको अभी कमेंट कर पाना बड़ा मुश्किल है कि ये जो कैंडल है, अगर अगली कल की ओपनिंग नीचे होती है तो ये हमें वापस 1260 की तरफ दिखा सकती है, और अगर ऊपर की तरफ होती है तो ये हम और एक बार वापस ऊपर की तरफ बढ़ सकते हैं। अडानी पोर्ट के बाद में हम आ जाते हैं अडानी एंटरप्राइजेस में। अडानी एंटरप्राइजेस अडानी एंटरप्राइजेस के मैसिव न्यूज बेस्ड मैसिव गैप डाउन हुआ, लेकिन उससे पहले ये 3 दिन इसने 3 डोजी कैंडल और ये एक शूटिंग स्टार इसने बताया इन स्पाइट ऑफ फॉलिंग। यहाँ से 3040 पे लोगों को पता था कि बाजार गिरने वाला है, अडानी के शेयर गिरने वाला है। इसने इस प्रीवियस हाई को जब ब्रेक किया तो टेक्निकल चार्ट के ऊपर इसी दिन सेल आ गई थी। न्यूज़ तो इस दिन आई है, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि चार्ट हमेशा न्यूज से आगे चलते हैं, टेक्निकल हमेशा न्यूज से आगे चलते हैं। अगर इसमें अपन अगर कोई इंडिकेटर भी लगाएंगे तो ये भी सेल ऑफ दिखा रहा है, और ये सेल ऑफ और एग्रीवेट हुआ। यहाँ पे आने के बाद में इसने ये जो कैंडल का जो फॉर्मेशन दिया है ये बड़ा बुलिश फॉर्मेशन है, लेकिन उसके बावजूद भी ये जो लास्ट 2 डोजीज बनी है, ये दोनों डोजी इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि अगर हम गैप अप खोल के इस हाई के ऊपर नहीं गए 2555 के, तो हम गैप डाउन आके वापस इस जगह को रीटेस्ट करेंगे। अगर 20,050 से लेके 2100 के बीच में अडानी एंटरप्राइजेज मिलता है तो ये स्क्रीमिंग बाय है। सेम सिचुएशन, सेम चार्टिंग आपके इसके ऊपर भी है। अडानी पोर्ट पे, पोर्ट के ऊपर एक ह्यूज इन्होंने हैमर कैंडल बनाई। जिस दिन बाजार न्यूज के बाद गिरा था उसी दिन इसने रिकवरी दी। इसकी चार्टिंग पैटर्न उससे स्ट्रांग है, और ये जो पैटर्न बन रहा है जो कि पोर्ट और एंटरप्राइजेज में आइडेंटिकल है, ये बुलिश पैटर्न है। लेकिन ये लास्ट 3 डेज की कैंडल, इस कैंडल के अंदर इनसाइड डे बनाई जा रही है, और इसके चलते ऐसा लग रहा है कि शायद अगर एक आध और कोई बुरी खबर ये प्लांट करेंगे तो ये बाजार एक बार फिर 1000 से 1050 के बीच में आने की संभावना है। तीसरा, थर्ड, अडानी पावर। अडानी ग्रीन ले लेते हैं पहले। अडानी ग्रीन की सबसे ज्यादा पिटाई हुई। क्यों पिटाई हुई इसकी सबसे ज्यादा? क्योंकि अडानी ग्रीन वो कंपनी थी जो अमेरिका के अंदर ट्रम्प के जीतने के बाद में इन्होंने कहा कि हम $15 बिलियन का इन्वेस्ट करेंगे, और $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने से वहाँ 15,000 जॉब्स की होगी, जो कि करंट अमेरिकन
जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको ये बात पसंद नहीं है, और उन्होंने इस कोर्ट केस और इस न्यूज के माध्यम से, ये न्यूज भी पुरानी थी उस दिन, पता नहीं क्यों इस न्यूज को इन्होंने स्ट्रेटेजिकली प्लांट किया और इस बाजार को गिराया। अभी अगर किसी ने 870 या 900 के आसपास इस शेयर को बाय किया होता, तो आज 1320 पे बैठा हुआ है। ऑलमोस्ट 50% की रिकवरी 3 दिन के अंदर इसके अंदर हो गई। और इन्होंने इसने इस इम्पोर्टेंट एरिया से सपोर्ट लिया है 900 का। इसका अडानी ग्रीन का बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अडानी ग्रीन के बाद में अपन आ जाते हैं अडानी गैस पे। अडानी टोटल गैस। अडानी टोटल गैस का जो चार्ट है वो भी ऑलमोस्ट ग्रीन की तरह ही है। इन्होंने इस गैप डाउन को किया और बहुत वोरेसियस रिकवरी दी, और इसने इस गैप को जो उस दिन क्रिएट हुआ था उसको इस डबल बॉटम की सहायता से उन्होंने रिकवर किया। वेरी स्ट्रॉन्ग चार्ट फॉर्मेशंस। ये दो लार्ज मेराबूजो ग्रीन कैंडल्स हैं, उसके बाद में एक डोजी है। अगर ये कल ऊपर खुलता है तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि ये अपने प्रीवियस हाई, जो कि रिसेंट हाई जो कि 1188 है, उस तक बहुत जल्दी ही पहुंच जाए। अडानी विल्मर। अडानी ट्रांसमिशन भी है एक। नहीं, अडानी एनर्जी। अडानी ट्रांसमिशन का नाम बदल के एनर्जी सॉल्यूशन हो गया। अडानी एनर्जी सॉल्यूशन का चार्ट भी लास्ट 3 डे के अंदर मैसिव रिकवरी दी है, 595 से 840। आप परसेंटेज देखो सर, इतना मैसिव मूव है। इस तरह की अपॉर्चुनिटीज तो कभी कभी मिलती है चार्ट के अंदर। आप ये देखो इसके अंदर स्क्रीमिंग बाय है। और आप अगर इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी थी। एसीसी। एसीसी का चार्ट देखें आप, ऑलमोस्ट सेम पैटर्न है। इस सारे गैप को कवर कर दिया, ऊपर जाने को तैयार बैठा हुआ है। तो हम इन चार्ट्स को देखने के बाद में, एसीसी के बाद में आप अडानी विल्मर को भी देख लेते हैं। मुझे अडानी ग्रुप की जो सबसे कम पसंद आने वाली कंपनी है ना, वो विल्मर ही लगती है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अडानी विल्मर इनके कोर बिजनेस के अंदर कहीं पे फिट बैठती है। ये मिसफिट कंपनी है, और हो सकता है कभी अडानी साहब इस कंपनी को किसी और को दे भी दें। इसको सेल आउट भी किया जा सकता है, बीच बीच में ऐसी रूमर्स भी आती है। इसलिए इसकी रिकवरी हमेशा डाइसी सी रहती है। अभी जो रिकवरी तो हो गई है, लेकिन ये लॉन्ग रन के हिसाब से चार्ट पे भी देखने पे इसको बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट इसका नजर नहीं आता है। ये देखिए आप, इसने ये बहुत दिनों से इस एरिया में जोन में कर रहा है, और अगर इस जोन को पार करके एकोमोडेशन से जाएगा तो ये वापस 844 850 की तरफ बढ़ बढ़ जाएगा। अभी 313 चल रहा है। तो अडानी के बाद में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कंपनी और बताता हूँ जिसके बारे में, आईटीडी सीमेंटम। अब आप कहोगे आईटीडी सीमेंटम तो अडानी ग्रुप की कंपनी नहीं है, आप इसके बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हो। अडानी ग्रुप का एक बहुत बड़ा मेजर स्टेक है इसके अंदर, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। और ये कंपनी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर बड़ा नाम है। गंगा एक्सप्रेसवे जो है वो इस कंपनी ने, उसमें कई मेजर एरियाज इसने बनाए हैं। और मेरी इस साल के दिवाली पिक्स के अंदर भी ये कंपनी
मौजूद थी, जो क्योंकि मैंने अडानी ग्रुप की ऐसे तो सारी कंपनियां मेरी फेवरेट कंपनियां हैं, और लेकिन इस कंपनी को मैंने लिया क्योंकि इसका बारे में बहुत कम लोगों को पता है, तो इसलिए आपको इसके अंदर ये जो जर्क्स आते हैं वो भी कम आते हैं। दिख रहा है आपको? बाकी अडानी कंपनियों के जो जर्क्स हैं वो देखो, ठिश पूरा नीचे चला गया, लेकिन उसमें नहीं गया। यहाँ देखो आप, ग्रीन का क्या हाल किया इन्होंने। ग्रीन के बाद आप इसको देखो, टोटल गैस का क्या किया। तो इसके कंपैरिजन में ये कम देते हैं, लो वॉलेटिलिटी रहती है इसके अंदर। बिजनेस मॉडल और एक्सपर्टाइज इनकी बहुत बड़ी है, और ये इटालियन टेक्नोलॉजी से नो हाउ लेके इन्होंने कंपनी है ये। और इसकी बाद में हम वर्डिक्ट पे आते हैं कि हमारा वर्डिक्ट क्या है। वर्डिक्ट पे आने से पहले मैं आपको अपनी ट्विटर हैंडल पे कुछ ट्वीट्स दिखाना चाहूँगा। ये टेक्निकल टॉक विद डॉक्टर सिंह मेरा यूट्यूब चैनल है, जिसके ऊपर मैं स्टॉक, कमोडिटी और क्रिप्टो की टेक्निकल एनालिसिस को डिस्कस करते हैं। कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशंस नहीं देते। ये एक डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं सेबी रजिस्टर्ड टेक्निकल एनालिस्ट नहीं हूँ। एस्ट्रोलॉजी मेरी हॉबी है, और एस्ट्रो फाइनेंशियल टेक्निकल को मैं लोगों तक पहुँचाने के लिए इस चैनल के ऊपर इस वीडियो का को प्रस्तुत कर रहा हूँ। किसी भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से संपर्क करें। और ये चैनल और इस तरह के वीडियो अगर आपको पसंद आ रहे हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। और एक कमेंट करके ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आगे आप किस बिजनेस हाउस या उस पे आप एस्ट्रो फाइनेंशियल टेक्निकल का वीडियो चाहेंगे। ये देखिए आप, मैंने 28 नवंबर को बोल दिया, बाय एनीथिंग विच हैज अडानी इन नेम, अडानी हैज अ ब्राइट फ्यूचर, सो फॉर so is his company. And I am going to make a detailed video on Adani, Astro Financial Reasons and Technical Analysis, coming soon on my channel. तो आज ये वीडियो मैंने बना दिया है, और इस वीडियो को मैंने इसके लिए ये देखिए, मैं आपको ये ट्वीट दिखाना चाह रहा हूँ। ये 16 सितंबर 2023 की ट्वीट है, जिस समय अडानी गिर के 1,000 रुपये का इसने लो बनाया था। मैंने किसी एहसान ने लिखा अडानी एंटरप्राइजेस प्राइस 400 रुपये से कम हो जाएगा, तब मैंने आपको ये बोला था कि इसको वी शेप रिकवरी के लिए बाय करें। और ये इमोशनल कॉल नहीं थी, ये टेक्निकल कॉल है, क्योंकि इस इतने बड़े फॉल के बाद में इसने यहाँ पे एक हैमर कैंडल बनाई है, जो कि ह्यूज वॉल्यूम के साथ में बनी हुई है। और जो के केडीजे जो वो है, वो भी अपसाइड की तरफ डबल बॉटम बना के मूव कर रहा था। तो अडानी ग्रुप को, अडानी पोर्ट बुलिश मोमेंटम दिखा रहा है। इस तरह की मैंने कई इंफॉर्मेशंस कई बार लोगों को टाइमली, जो मेरे सारे मिलने वाले थे उनको मैंने बताई, और ये हमेशा उनको बोला है कि आप चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस को, जैसे एचडीएफसी बैंक था, ये 1666 पे मैंने बोला था कि दिस चार्ट इज गोइंग टू किल रिमेनिंग बियर्स एंड इंक्लूडिंग हिंडनबर्ग एसोसिएट्स, कीप ए क्लोज वॉच, नेक्स्ट ब्लास्ट विल हैपन इन एचडीएफसी बैंक एंड बैंक निफ्टी एनी टाइम।
इसने 1800 रुपये का ये हाइट टच कर लिया। हमने 1666 के ऊपर ये बात आपको बता दी थी कि बाजार की तरफ बढ़ेगा। यहाँ पहुंच के ये 2-3 बार इस 1800 को टच कर चुका है। अब ये जिस दिन ये 1800 को ब्लास्ट करके जाएगा, उस दिन ये कप एंड हैंडल फॉर्मेशंस, HDFC बैंक, उसके साथ बैंक निफ्टी और इन सब चीज़ों को आसमान की तरफ पहुंचाएगी। वर्डिक्ट क्या है? वर्डिक्ट जानने से पहले अपन एक बार फिर वापस अपने एस्ट्रो के ऊपर वापस आ जाते हैं कि एस्ट्रोलॉजी के अंदर हमने हमने क्या क्या पाया अब तक। हमने ये पाया कि एक स्कूल कॉलेज का ड्रॉप आउट बंदा अपनी मेहनत से और अपने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स के कारण, लग्नेश और कर्मेश की दशा के कारण, जो 17 साल की मरकरी की दशा थी, 5th हाउस में बैठे मल्टीप्लायर केतु, जो कि शनि के रिट्रोग्रेड स्वग्रही शनि के साथ में था, और उसने मिलके इनकी लाभ की पोजीशंस को बढ़ाया। और अब करंटली इनकी केतु के बाद में वीनस की महादशा चल रही है 2009 से 2029 तक। अब हमको 2009 से 2029 के बीच की जो दशा थी, उसके अंदर हम इसको देखते हैं कि क्या हम ये प्रिडिक्ट कर सकते थे कि हिंडनबर्ग का फॉल हो सकता है? वेरी इंटरेस्टिंग। वीनस की महादशा में जब भी सैटर्न आएगा तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट देता है। ये डिक्टम है और बहुत पुरानी डिक्टम है, और सैकड़ों लोगों पे हम इस डिक्टम को आजमा के देख चुके हैं। अगर हम ये माने कि ये डिक्टम करेक्ट है, तो वीनस के अंदर जब भी सैटर्न आएगा तो बंदे को मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। अगर किसी आदमी की नेट वर्थ का 75% हिस्सा वाइप ऑफ हो जाए, तो ये तो गौतम अडानी था और उनके जन्म कुंडली के अंदर फाइटर प्लेनेट से, और सबसे बड़ी बात वीनस की महादशा चल रही है जो कि लाभ भाव में बैठा हुआ है। लाभ भाव में बैठा हुआ वीनस भाग्य का मालिक है, और बैठा कहाँ है? लाभ में बैठा है। तो ये जो कुछ करेंगे उसमें इनको लाभ हो जाएगा। इसलिए इस दशा के अंदर लॉन्ग टर्म में इनको लॉस नहीं हो सकता था, लेकिन इस दशा के अंदर ही इनके ऊपर ये सैटर्न की इस समय पीरियड चल रहा है, इसलिए इनके जिगजैग है। और ये पीरियड इनका 16/10/2025 तक चलेगा। क्या ये सारा पीरियड खराब है? नहीं, इस सारे पीरियड को खराब नहीं है। हमने इसके अंदर देखा कि ये जो अटैक इन पे हुआ है वो वीनस सैटर्न सैटर्न में हुआ है 15 फरवरी से पहले। 15 फरवरी से पहले वीनस सैटर्न सैटर्न के अंदर इनके ऊपर ये हिंडनबर्ग का अटैक हुआ। और अभी जो करंट इनके ऊपर एपिसोड आया है वो वीनस सैटर्न एंड राहु के कारण आया है, क्योंकि राहु शनि की तरह काम करते हैं। कुजवत केतु, शनिवत राहु। कुज यानी कुजा कहते हैं मंगल को, केतु मंगल की तरह बिहेव करता है, और राहु शनि की तरह बिहेव करता है। ये 23/11/2024 से 15/5 का पीरियड जो राहु का था, चूंकि ये राहु लाभ में है, और ये जो अटैक आया था इनके ऊपर ये मंगल के कारण आया था। 8th हाउस के अंदर बैठा है जो कि उसको देख रहा है, तो ये भी एक प्लेनेट आपको परेशान कर सकता था। तो ये जो छोटा ट्रांजिट्स जो थे, उन छोटे ट्रांजिट्स के कारण इनके ऊपर ये छोटे छोटे से 2-3 बार अटैक हुए, क्योंकि ये वीनस का पीरियड है। इस पीरियड के अंदर, वीनस में सैटर्न के पीरियड के अंदर 16/10/2025 तक ये परेशान रह सकते हैं, लेकिन इनकी ग्रोथ रुकेगी नहीं। उसके बाद इनका 16/10/2025 से 16/8/2028 का पीरियड
क्या पीरियड आएगा? वीनस के अंदर मरकरी, वीनस क्या है इनका? भाग्य का मालिक है, बैठा कहाँ है? लाभ भाव में बैठा है। और मरकरी क्या है? मरकरी इनका लग्नेश और कर्मेश है, और बैठा कहाँ है? ये भाग्य में बैठा है। लग्नेश कर्मेश भाग्य के घर में बैठे हैं, और भाग्य जाके बैठ गया लाभ के घर में। तो टेक्निकली ये बंदा, ये पीरियड इनका 16/10/2025 से 2028 का पीरियड इनके लिए बहुत अच्छा गोल्डन पीरियड रहेगा। उसके बाद 28 से 29 का एक पीरियड केतु का पीरियड आएगा। वीनस के अंदर केतु किस तरह से बिहेव करेगा, पिछली बार का पीरियड का अपन केतु की महादशा देखेंगे तो वो पीरियड अच्छा ही गया है, तो इसलिए हम मानेंगे कि वीनस और केतु एक दूसरे को सामने से देख रहे हैं, तो ये पीरियड भी अच्छा जाएगा। तो ये जो 16/10/2025 तक का पीरियड है, इस पीरियड में इनके ऊपर एलिगेशंस लग सकते हैं, हिकअप्स आ सकते हैं, शेयर प्राइस ऊपर नीचे हो सकते हैं, जो कि अगला एक साल है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये बहुत स्क्रीमिंग बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और इस पूरा पीरियड भी खराब नहीं जाएगा। इस पीरियड को अपन डिकोड कर रहे हैं तो राहु का पीरियड मई तक तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि लाभ भाव में बैठा हुआ राहु वीनस के साथ बैठा है, जो कि लाभेश है। और उसके बाद ये जुपिटर का जब पीरियड आएगा, तो ये वीनस सैटर्न एंड जुपिटर, जुपिटर इनके सुख का और पार्टनरशिप का मालिक है, ये भी मेरे हिसाब से खराब नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये चंद्रमा के साथ बैठा है। चंद्रमा एक सेकंड नंबर का लुमिनरी है जो धन देता है सूरज के बाद। पैसे देने की पावर केवल लुमिनरीज के पास है, क्योंकि उन्हीं के पास लाइट है, और लाइट ही प्रका धन और जीवन माना जाता है। तो एस्ट्रोलॉजिकली ये दोनों चीज़ें इनके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। अगला पीरियड अच्छा है, और इन सब के बाद में हमारा कंक्लूजन ये निकलता है। नेक्स्ट जो दशा आएगी 2029 के अंदर, वीनस की दशा खत्म होगी, उसके बाद सूरज की दशा शुरू हो जाएगी। सूरज इनके 12th हाउस का लॉर्ड है, और ये 29 से 6 साल रहेगी, 29 से 35 तक। तो ये जो 12th हाउस का लॉर्ड है और इनकी वर्किंग के अंदर बैठा है, तो इसका मतलब है ये बहुत मैसिव फॉरेन एक्सपेंशन करेंगे। ये पीरियड भी, सूरज भी इनके कुंडली के अंदर खराब पोजीशन के अंदर नहीं है, और इनको बहुत अच्छा पीरियड रहेगा। और उसके बाद 10 साल के लिए चंद्रमा की दशा है, तब तक बहुत लंबा वक्त है। फिर उसके बाद अपन फिर नए सिरे से हम इसके बारे में सोचेंगे। चंद्रमा लेकिन इनके लाभ का मालिक है, जुपिटर के साथ में 6th हाउस में बैठा हुआ है। तो अगले 15-20 साल गौतम अडानी और उसकी कंपनियों के लिए बहुत अच्छे, कुंडली के हिसाब से। ये तो हुई कुंडली का वर्डिक्ट। जो अभी पीरियड जो झटका लगा है इनको, वो इसलिए लगा कि शुक्र के अंदर शनि की दशा थी। अगर हम ये सोचें कि फंडामेंटल, नहीं नहीं साहब, अपने को एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं है, अपने को इस बंदे पे विश्वास है, तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि जो शनि शुक्र की दशा में ये बंदा वर्ल्ड के 25वें नंबर तक पहुंच गया, तो वो दशा तो 2029 तक है अभी। तो हम 2029 तक तो बेशक बिना किसी चिंता के इसके कंपनियों में इन्वेस्टेड रह सकते हैं, और उसके बाद में हम आगे जब दशा बदलेगी तब उसके आधार पे करेंगे। फंडामेंटली देखें तो माइनिंग, रेल, पोर्ट, एयरपोर्ट, बिजनेस एम्पायर, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, और अक्रॉस ग्लोब इनके कनेक्शंस पॉलिटिशियंस के साथ में, गवर्नमेंट्स के साथ में, और एक्सपेंशन मोड के अंदर जिस तरह से अडानी ग्रुप है, मुझे यही लगता है कि ये व्यक्ति भारत का नाम ऊंचा करेगा, और विश्व का सबसे धनी और सबसे समृद्ध इंसान बनेगा, और हमें इस बात पे प्राउड होना चाहिए। इसी के साथ मैं मेरी यह अपडेट समाप्त करता हूँ, इस वर्डिक्ट के साथ कि मुझे इस ग्रुप का फ्यूचर अच्छा लगता है। मुझे अडानी, गौतम शांतिलाल अडानी का भविष्य बहुत उज्जवल नज़र आता है, और
आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सभी को टेक्निकल एनालिसिस सीखना चाहिए और एस्ट्रो टेक्निकल्स के ऊपर भी विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उनके कारण अ, बहुत सारे लोग राजा से रंक और रंक से राजा बनते हुए देखे मैंने। इस इस सीरीज का मैं अगला वीडियो एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर बनाऊंगा जो एक जमाने में राजा था और राजा से रंक बन गया, और उस रंक बनने के बाद अब वो वापस जैसे फिनिक्स एशेस से निकल के वापस जिंदा हो जाती है, उस तरह से वो हो रही है। आप लोगों को उस व्यक्ति का नाम पता लग ही गया होगा। उस आदमी का नाम है, एनी गैस? अनिल अंबानी। मेरा नेक्स्ट एक्स्ट्रा फाइनेंशियल वीडियो अनिल अंबानी पे होगा। मेरा ये मानना है कि सेम शुक्र और शनि, शुक्र की दशा के अंदर शनि, इसके कारण अनिल जी की कुंडली के अंदर बहुत उतार चढ़ाव है, और उनके मैसिव वेल्थ इरोजन के कारण उनके ग्रुप के मान मर्यादा पूरा मृत्यु तुल्य कष्ट था। उन सारे कष्टों को उस व्यक्ति ने कैसे झेला होगा, उसको झेलने के बाद आज उनकी कुंडली क्या रिवाइव हो रही है, ये बात मैंने उस महादशा के खत्म होने से पहले ही प्रिडिक्ट कर ली थी, और मैंने बता दिया था कि 2024 ऑनवर्ड अनिल अंबानी का वक्त सुधर जाएगा, और अब उनके ग्रुप्स की सारी कंपनियों के अच्छे अच्छे गुड न्यूज़ हमको सुनाई दे रही है, और हमें पता लग रहा है कि ये है। तो अगला वीडियो उसके ऊपर बनाएंगे और उसके बारे में एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि क्या चांद सितारे किसी कंपनी के मालिक की जन्म कुंडली से क्या हम फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर कोई भी आदमी, कोई व्यक्ति टेक्निकल एनालिसिस और एस्ट्रो फाइनेंशियल सीखना चाहता है तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है, और आप सभी से के लिए मैं माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करता हूँ कि वह आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करें, और भगवान आपके घर परिवार को धन दौलत ऐश्वर्य और अच्छा स्वास्थ्य दें। इसी कामना के साथ आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर अरुण सिंह जयपुर से आपसे विदा लेता है। शुभ रात्रि। गुड नाइट।